हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो फ्रेंड्स, ये सिविल इंजीनियरिंग का जेईई के एग्ज़ाम के लिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन है। प्रैक्टिस सेशन आई थिंक 4 है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द रोड लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे बाय थर्ड रोड प्लान फार्मूला इन ए सर्टेन डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया हैविंग इट्स एरिया एज ए 13,400 किलोमीटर स्क्वायर विल बी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रोड लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे ऑन बाई थर्ड रोड प्लान फॉर्मूला। ठीक है, आपको पता है कि तीन 20 ईयर रोड प्लान जो डेवलप हुआ था जयकर कमेटी के बाद। देखिए सबसे पहले जब रोड डेवलप होना स्टार्ट हुआ, जब रोड का प्लानिंग इंडिया में स्टार्ट हुआ तो 1987 ईस्वी में जो है ना जयकर कमेटी बिठाया गया था। उसी में आपका आईआरसी हो गया, सीआरआरआई हो गया, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, और आपका ये लॉन्ग टर्म प्लान जो कि 20 ईयर्स प्लान है, ये सब डेवलप हुआ था। ठीक है, तो उसी समय ये जो 20 ईयर प्लान था वो जो सबसे पहला जो प्लान था वो तो ऐसे था नागपुर रोड प्लान था, जो फर्स्ट 20 ईयर प्लान था। ठीक है, जो कि 1943 से 1963 तक चला था नागपुर रोड प्लान। ठीक है, ये फर्स्ट 20 ईयर प्लान था। उसके बाद आपका आया सेकेंड 20 ईयर प्लान जो कि बॉम्बे रोड प्लान था। ठीक है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। थर्ड जो 20 ईयर प्लान था वो लखनऊ रोड प्लान था, लखनऊ रोड प्लान था। ठीक है, ये 20 ईयर्स का रोड प्लानिंग इंडिया में रोड डेवलपमेंट के लिए किया गया था। ये 1943 से 1963 तक चला था। ये आपका बम्बे रोड जो प्लान है 1961 से 1981 तक चला था, और ये आपका 1981 से 2001 तक चला था। अब इसमें एक टारगेट फिक्स किया गया था नागपुर रोड प्लान में, जैसा कि आपका 16 किलोमीटर रोड बनाना है, 16 किलोमीटर रोड बनाना है पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। इसमें एक बेंचमार्क सेट किया गया था 30 किलोमीटर रोड लेंथ बनाना है आपका 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। उसी तरह लखनऊ रोड प्लान में 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर में रोड बनाना है। ये सेटअप टारगेट सेट किया गया था। ठीक है, इसमें जो था, इसमें आपका स्टार एंड ग्रिड पैटर्न पे रोड बनाना था। स्टार एंड ग्रिड पैटर्न पे, इस पे पैटर्न के बारे में कुछ नहीं बोला गया था। इसमें स्क्वायर एंड ग्रिड पैटर्न पे, इसमें स्क्वायर और ग्रिड पैटर्न में जो है रोड को बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसमें जो टोटल रोड का जो लेंथ था, टोटल जो रोड लेंथ बना था 5.29 लाख किलोमीटर बना था। ठीक है, इसमें 10.57 लाख किलोमीटर बना था, और इसमें आपका बना था 27.02 लाख किलोमीटर। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ये सब चीज़ भी पूछ सकता है एग्जाम में। इसमें आपका जो रोड था वो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड, ये सब में डिवाइड हुआ। ठीक है, और इसमें इस पांचों के अलावा एक एक्सप्रेस जो कि ये नेशनल हाईवे से भी ज़्यादा मॉडिफाइड फॉर्म में, और समझ सकते हैं कि एक एडवांस वर्जन जो है एक्सप्रेसवे बनाया गया। ठीक है, एक्सप्रेसवे बनाया गया इसमें। ठीक है, इस रोड में, और इसमें जो है रोड को 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया। एक हो गया आपका प्राइमरी रोड में, इसके बाद आपका सेकेंडरी रोड में, और इसके बाद टर्शियरी रोड में। ठीक है, और प्राइमरी में आपका हो गया नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, सॉरी नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे, और सेकेंडरी में यहाँ पे स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, और यहाँ पे टर्शियरी में अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। ये सब जो है थर्ड मतलब तीनों 20 ईयर्स प्लान में ये प्लानिंग किया गया था। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि थर्ड रोड जो प्लान फार्मूला है जो कि लखनऊ रोड प्लान है, उसका टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे कितना होगा, वो दिया हुआ है 13,400 स्क्वायर किलोमीटर दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है। तो ठीक है, तो अब देखिए रोड लेंथ ऑफ रोड निकालने का एक फार्मूला है, उसी से आपको इसका निकलेगा। ठीक है, लेंथ ऑफ रोड निकालने का फार्मूला है। फार्मूला क्या है? फार्मूला क्या है? लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे का अगर निकालना है आपको, लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे निकालना है किलोमीटर में, किलोमीटर में निकालना है, तो इसका फार्मूला है एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर, एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 50। ये फार्मूला होता है। तो एरिया कितना दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है 13,400 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 50। अगर आप इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा 268 किलोमीटर। ठीक है, 268 किलोमीटर हो जाएगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और भी है, इसका एक और फार्मूला है
जो कि लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे है, लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे, इसका फॉर्मूला क्या है? एरिया किलोमीटर स्क्वायर में, एरिया आपको किलोमीटर स्क्वायर में करना है और डिवाइडेड बाई 25 करना है। ये आपका लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे आ जाएगा। और लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में अगर हम बात करें तो एरिया किलोमीटर स्क्वायर में, एरिया किलोमीटर स्क्वायर में डिवाइडेड बाई 12.5 हो जाएगा ये लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। और टोटल रोड लेंथ का अगर हम बात करें, टोटल रोड लेंथ का बात करें तो उसका फॉर्मूला हो जाता है आपका 4.74 इंटू नंबर ऑफ विलेजेस एंड टाउन, नंबर ऑफ विलेजेस एंड टाउन। कैसा लग रहा है आपको सेशन? बढ़िया लग रहा है तो एक बार लाइक जरूर करिए, बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा, ठीक है। आप अगर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करना है और अपने दोस्तों के बीच में जरूर से जरूर शेयर करिए, ठीक है। नंबर ऑफ विलेजेस, नंबर ऑफ विलेजेस एंड टाउन जो हो जाएगा टोटल रोड लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा जो फार्मूला है उससे आप निकाल सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। आई थिंक आपको इस क्वेश्चन से बहुत सारी जानकारी मिला होगा, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ये सब हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्शन ऑफ हाईवे रूट्स डिपेंड्स अपॉन, सिलेक्शन ऑफ हाईवे रूट डिपेंड्स अपॉन फिजिबिलिटी ऑफ अटेनिंग रूलिंग ग्रेडियंट, सही है। मिनिमम नंबर ऑफ ब्रिजेस, वो भी हम देखेंगे कितना ब्रिज है, कितना ग्रेडियंट हमको उसमें प्रोवाइड करना है, कितना रॉक उस कटिंग करना है, और भी बहुत सारा इसमें फैक्टर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो सिलेक्शन ऑफ रूट है, सबसे पहले हम तो देखेंगे कि एरिया दैट कनेक्ट लॉन्ग स्ट्रेट सेक्शन विद द शार्प कर्व शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। जो कि शार्प कर्व वो अवॉइड करना है। सिलेक्शन शुड बी मेड इन सच ए वे दैट it crosses minimum number of bridges and avoidance of cutting of hard rocks और minimum number of bridges, इसको भी हमको देखना है। देखिए any possible environmental impact caused by the construction of a new highway must also be considered, physical features of the area, जैसे कि आपका टोपोग्राफी हो गया, ग्राउंड सॉइल कंडीशन कैसा है, ठीक है। ये सारा चीज़ भी आपको देखना है। ये और आपका रोलिंग ग्रेडियंट ये सब भी देखना है, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ रूट डिपेंड्स अपॉन ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए हु सर्वेयर जनरल ऑफ रोड्स इन इंग्लैंड व्हिच न्यू कंसेप्ट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन बिकेम नोन बाय द ईयर 1827। देखिए जो जैकर कमेटी बना था वो बना था 1927 ईस्वी में, जैकर कमेटी। उससे भी पहले 1827 ईस्वी में जब सबसे पहले रोड बनना स्टार्ट हुआ था, रोम से स्टार्ट हुआ था, और वहीं से बना था आपका रोमन कंस्ट्रक्शन का रोड बना था। जिसमें सबसे पहले होता क्या था ना कि जो पहले रोड बनता था सबको ये सोचता था कि नीचे में सबसे ज्यादा लोड आएगा, तो नीचे में लार्ज स्टोन प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है। सबसे पहला एक साइंटिफिक अप्रोच में जो रोड बना था वो सर्वे जनरल ऑफ रोड इन इंग्लैंड व्हिच न्यू कांसेप्ट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन बिकेम नोन बाय द ईयर 1927। तो किसके द्वारा बना था? जॉन मैकडम के द्वारा बना था। ये जॉन मैकडम के द्वारा बना था। ये एक साइंटिफिक अप्रोच में रोड बना था मैकडम कंस्ट्रक्शन में। ये जो इंग्लैंड के थे जॉन मैकडम फर्स्ट जो थे, वही सोचे कि नहीं जरूरी नीचे वाले में जरूर जो ऊपर का लेयर है उसमें ज़्यादा अच्छा सॉइल डालना होगा, ज़्यादा अच्छा से कंपैक्शन करना होगा, मिट्टी उसमें बढ़िया से डालना होगा, ठीक है। और जो पहले जो रोड बनता था जैसे रोमन, ट्रेसा गेट, टेलफोर्ड, ये सब में हाई जो स्टोन है, हाई लार्ज स्टोन है वो नीचे में प्रोवाइड किया था। यही एक जॉन आदमी थे कि एक साइंटिफिक तरीका से सोच के पहला बार रोड बनाए थे, ठीक है। जिसमें कि वो बताया था कि अगर लेयर का सॉइल बना रहे हैं, 4 लेयर में अगर 5 लेयर में सॉइल बना रहे हैं, जैसे कि नीचे में आपका C5 सॉइल है, ऊपर में आपका ग्रेनुलर सब बेस हो गया, इसके बाद आपका WM हो गया, वेट मिक्स कंक्रीट हो गया, इसके ऊपर में हो जाएगा आपका बिटुमिनस कंक्रीट। बिटुमिनस कंक्रीट इस समय में मतलब पहले जो सीवियर लेयर 1 का वैल्यू है वो ज़्यादा होना चाहिए सीवियर 2 से, इसके बाद सीवियर 3 का, इसके बाद सीवियर 4 का, ये सोच के वो रोड बनाए। और जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, मतलब नीचे आके वो क्या होगा, घटते जाएगा नीचे जो उसका वैल्यू है। तो ये इन्होंने जॉन मैकडम ने ही सबसे पहले साइंटिफिक अप्रोच में बनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन मैकडम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन पर्टिकुलर केस द डिजाइन ग्रेडियंट इज 1/25, ठीक है। एंड हॉरिजॉन्टल कर्व का जो रेडियस दिया हुआ है वो 100 दिया हुआ है। द कंपनसेटेड ग्रेडियंट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। कंपनसेटेड ग्रेडियंट क्या होगा इसका आंसर? देखिए जो हम लोग ग्रेड देते हैं उसमें जो हम कंपनसेशन करते हैं, ठीक है,
उसका फॉर्मूला होता है 30 प्लस आर डिवाइडेड बाई आर पहला नंबर में, दूसरा नंबर में होता है 75 बाई आर। ठीक है, 30 प्लस आर बाई आर कितना हो जाएगा, 30 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 100, इसका वैल्यू अगर आप निकालिएगा और इसका वैल्यू निकालिएगा 75 बाई 100, तो इसका तो वैल्यू आ जाएगा आपका 0.75 आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 130 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 1.3, तो जो दोनों में मिनिमम वैल्यू होगा उसको लेंगे। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखिए, एग्जाम में क्या होता है कि दोनों कैलकुलेट किए, जो दिखा वही एक कैलकुलेट किए, चाहिए कैलकुलेट किए 1.3 मार देता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि मिनिमम लेना है यहाँ पे, तो मिनिमम 0.75 मतलब जो ग्रेड कंपनसेशन 0.75% हो गया। कंपनसेटेड ग्रेडियंट अगर आपको निकालना है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कंपनसेटेड ग्रेडियंट पूछ रहा है, कंपनसेटेड ग्रेड कंपनसेशन इतना होगा। कंपनसेटेड ग्रेडियंट निकालेंगे तो ये दिया हुआ है आपका डिजाइन ग्रेडियंट 1/1/25 दिया हुआ है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 4% हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेड कंपनसेटेड ग्रेडियंट जब हम निकालेंगे, कंपनसेटेड जब ग्रेडियंट हम निकालेंगे, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन इसमें डालें हम, इससे आप बहुत सारा चीज़ आपको क्लियर होगा। 4 माइनस 0.75 अगर आप करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 3.25%। लेकिन जो ग्रेड कंपनसेटेड ग्रेडियंट होता है वो आपका 4% से कम नहीं होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4% होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4% हो जाएगा। ऑल्दो कि ये 3.25% आ रहा है, फिर भी इसका आंसर 4% होगा, क्योंकि मिनिमम 4% चाहिए ही चाहिए ग्रेड। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट इज और आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोकेमिकल स्वैग। फोटोकेमिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन सा एयर पोल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए, ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है NOx जो है ये भी होगा फोटोकेमिकल स्मॉग में। ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा, और आपका हो जाएगा अनब्रंट हाइड्रोकार्बन्स हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। ये आपका सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है। क्वेश्चन पूछता है प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट में, तो फोटोकेमिकल स्मोक कैसे डेवलप होता है, जब आप प्राइमरी पोल्यूटेंट को, जैसे कि आपका ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो गया, वोलाटाइल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, इंटरेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट के रिस्पेक्ट में अगर ये आएगा, सनलाइट के एक्सपोज में अगर आएगा, तो एक आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनाता है। तो जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है ये आपका ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से बना होता है, वोलाटाइल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना होता है, अनब्रंट हाइड्रोकार्बन से भी बना होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से बना होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, प्राइमरी पोल्यूटेंट, इसका आंसर 1, 3, 4 होना चाहिए, होना क्या चाहिए मतलब होगा ही 1, 3, 4 होगा। अब प्राइमरी पोल्यूटेंट के बारे में बात करें, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन सा है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट, इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं लोग। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट जो होता है वो आपका ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NOx हो जाता है आपका, जैसे कि आपका पर्टिकुलरली नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब NO और NO2 हो जाएगा पर्टिकुलर इसमें, नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। दूसरा नंबर प्राइमरी पोल्यूटेंट का बात करें तो वोलाटाइल जो कंपाउंड है, वोलाटाइल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये आज आपका प्राइमरी पोल्यूटेंट में आ जाएगा। वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये आपका प्राइमरी पोल्यूटेंट में आ जाएगा। और तीसरा नंबर अगर हम बात करें, थर्ड नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये आपका प्राइमरी पोल्यूटेंट में आ जाएगा। सेकेंडरी का अगर हम बात कर ले, यहाँ पे अगर हम आपसे सेकेंडरी पोल्यूटेंट का बात कर लेते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट का बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, प्रॉक्सिल एसिल नाइट्रेट्स, प्रॉक्सिल एसिल नाइट्रेट्स PAN पैन हो जाएगा। इसके बाद दूसरा नंबर का अगर हम बात करें तो ट्रोपोस्फेरिक जोन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। तीसरा नंबर का अगर हम बात करें तो एल्डिहाइड्स जो है, एल्डिहाइड्स जो है वो आ जाएगा आपका तीसरा नंबर में, एल्डिहाइड्स जो है वो आपका किस में आ जाएगा, तीसरा नंबर में आ जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, ट्रोपोस्फेरिक जोन और एल्डिहाइड्स जो है वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, IRC रिकमेंड परसेंटेज वैल्यू ऑफ कैम्बर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड सरफेस कैन बी अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रोड्स। ठीक है, कैम्बर का वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये
आपका देखिए कैम्बर का वैल्यू किस में आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में देना है, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, ठीक है। तो इसमें आप यही याद रखिए सबसे ज़्यादा तो अर्थ रोड का होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो डी सबसे पहले होगा, डी होगा अर्थ रोड का सबसे पहले होगा। इसके बाद आपका वाटर बॉन्ड मैकाडम का होगा, इसके बाद आपका वाटर बॉन्ड मैकाडम का होगा, इसके बाद आपका हो जाएगा थीन बिटुमिनस सरफेस का होगा, और लास्ट में होगा सीमेंट कंक्रीट रोड का। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। कैम्बर क्या होता है, कैम्बर एक क्रॉस स्लोप होता है जो कि हम प्रोवाइड करते हैं ड्रेनेज पर्पस के लिए। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्रॉस स्लोप। कैम्बर जो होता है आपका क्रॉस स्लोप ऑफ द रोड, क्रॉस स्लोप ऑफ द रोड टू रिमूव द remove the rain water, to remove the rain water, to remove the rain water from the road surface, from the road surface, from the road surface, उसको हम क्या बोलेंगे, कैम्बर बोलेंगे, ठीक है। ये टाइप ऑफ रोड के ऊपर में डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, और ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि हैवी रेनफॉल हो रहा है कि लाइट रेनफॉल हो रहा है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो टाइप्स ऑफ रोड हम एक तरफ लिखते हैं और एक तरफ लिखते हैं आपका रिकमेंडेड कैम्बर वैल्यू लिखते हैं। तो टाइप्स ऑफ रोड में अगर हम बात करें, सबसे पहले अर्थेन रोड का, मिट्टी से जो बना हुआ रोड है, उसमें जो हम कैम्बर देते हैं 3% से 4% तक देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें वाटर बॉन्ड मैकाडम का, इसके बाद बात करें WBM, वाटर बॉन्ड मैकाडम WBM हम लिख देते हैं। वाटर बॉन्ड मैकाडम इसमें आप देते हैं 22.5% से 3.0% तक देते हैं। हैवी रेनफॉल के लिए 3% है, और लाइट रेनफॉल के लिए 2.5%। उसी तरह थीन बिटुमिनस सरफेस अगर हम बात करें, थीन बिटुमिनस सरफेस का अगर हम बात करें, तो उसमें 2.0% लाइट के लिए और 2.5% हैवी रेनफॉल के लिए। सीमेंट कंक्रीट रोड के लिए, सीमेंट कंक्रीट रोड के लिए इसमें अगर हम बात करें तो 1.7% से 2.0% तक कैम्बर हम लोग देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ देता है यहाँ से। 1.7% से आप समझिए कि नीचे का जो वैल्यू है 1.7%, ये एटलीस्ट याद होना चाहिए, ताकि अगर एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है तो कम से कम लोअर और हाइयर याद रहेगा, लोअर और हाइयर याद रहेगा, तो आप इसका आंसर कर पाइएगा, ठीक है। तो 1.7% से 2% तक इसका हो गया सीमेंट कंक्रीट का, 2% से 2.5% तक थीन बिटुमिनस सरफेस का, 2.5% से 3 वाटर बॉन्ड मैकाडम का, और अर्थेन रोड का 3% से 4% होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, द विड्थ ऑफ राइट ऑफ अ वे इज डिसाइडेड टू अकोमोडेट, ठीक है। विड्थ ऑफ द रोड ऑफ द राइट ऑफ वे इज डिसाइडेड टू अकोमोडेट, तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर्मेशन विड्थ तो आएगा ही आएगा आपका राइट ऑफ वे में, और आपका साइड स्लोप भी आएगा, हॉरिजॉन्टल कर्व भी आएगा, लेकिन वर्टिकल कर्व नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वर्टिकल कर्व, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट ऑफ वे जिसको कि हम लैंड विड्थ भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कितना लैंड रिक्वायर्ड है वो रोड के लिए अलोंग इट्स अलाइनमेंट में इसका। इसमें क्या क्या आएगा, द राइट ऑफ वे विड्थ इज गवर्न्ड बाय, कौन कौन सा चीज आएगा इसमें, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगा, इसमें विड्थ ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगा, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगा। फिर इसमें आ जाएगा हाइट ऑफ एम्बार्कमेंट आ जाएगा, और डेप्थ ऑफ कटिंग। हाइट ऑफ एम्बार्कमेंट लिख दिए तो आप समझ जाइएगा डेप्थ ऑफ कटिंग भी है इसमें, डेप्थ ऑफ कटिंग आ जाएगा। साइड स्लोप ऑफ एम्बार्कमेंट आ जाएगा, साइड स्लोप्स ऑफ एम्बार्कमेंट आ जाएगा। फोर्थ नंबर में आपका ड्रेनेज सिस्टम और देयर साइजेस, और उसका जितना भी साइज होगा, ठीक है। इसके बाद साइट डिस्टेंस कंसिडरेशन भी आ जाएगा इसमें, साइट डिस्टेंस कंसिडरेशन भी आ जाएगा, साइट डिस्टेंस कंसिडरेशन भी आ जाएगा। इसके बाद रिजर्व लैंड फॉर फ्यूचर वाइडनिंग, रिजर्व लैंड फॉर फ्यूचर वाइडनिंग, और फ्यूचर वाइडनिंग ये भी आ जाएगा। और 7th नंबर में आपका आ जाएगा हॉरिजॉन्टल कर्व। ये सब जो है आपका राइट ऑफ वे में आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो फॉर्मेशन विड्थ होगा वो आपका कैरिज विड्थ प्लस शोल्डर्स होता है, ठीक है। और आपका राइट ऑफ वे जो होता है वो होता है आपका फॉर्मेशन विड्थ प्लस रोड मार्जिन सच एज गार्ड रेल्स, फुटपाथ, साइकिल ट्रैक, सर्विस रोड, ये सब उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वर्टिकल कर्व नहीं होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। देखिए अब देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, द एडिशन ऑफ 50 डेसिबल नॉइज विथ another 50 डेसिबल नॉइज इज इक्विवेलेंट टू अ नॉइज ऑफ,
तो आप ये याद रखिएगा कि अगर आपको साउंड प्रेशर जो इक्विवेलेंट है वो निकालना है, तो एक हम आपको थंब रूल बता रहे हैं, उसी के हिसाब से आप निकालिएगा। थंब रूल के हिसाब से ही आप निकालिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या थंब रूल है? थंब रूल ये है कि इफ़ अगर ये L1 दिया हुआ है, ये L2 दिया हुआ है, अगर L1 का वैल्यू L2 से ज़्यादा होता है या फिर इक्वल होता है, तो यहाँ पे अगर L1 माइनस L2 का वैल्यू 0 और 1 के बीच में अगर डिफरेंस आता है, यहाँ पे कितना आ रहा है 50 माइनस 50 0 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना आ रहा है L1 माइनस L2 0 आ रहा है। अगर 0 और 1 के बीच में आता है तो रिजल्टेंट जो आपका L होगा, जो रिजल्टेंट L होगा वो आपका L1 प्लस 3 हो जाएगा। उसी तरह अगर 2 से लेके 3 आता है डिफरेंस, तो इसमें कितना होगा L1 प्लस 2 आ जाएगा। उसी तरह अगर आपका 4 से लेके 8 तक आता है तो L1 प्लस 1 होगा। उसी तरह अगर ग्रेटर देन 9 आएगा तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट होगा वो L1 हो जाएगा। यहाँ पे जो L1 और L2 दिया हुआ है उसका डिफरेंस 0 आ रहा है, मतलब L1 प्लस 3 ही जोड़ेंगे यहाँ पे 53, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 53 डेसिबल, ठीक है। उसी तरह अगर आपका L1 का वैल्यू 50 दिया रहता है, L1 का वैल्यू 50 दिया रहता और L2 का वैल्यू 48 दिया रहता, मतलब अगर 2 का डिफरेंस आता, तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट हो जाता वो क्या हो जाता है L1 प्लस 2 हो जाता, मतलब 50 प्लस 2 52 हो जाता। तो इसी तरह से आपको याद रखना है। ऐसे तो इसका फार्मूला भी होता है 20 इंटू लॉग 2/10 P डिवाइडेड बाई P नॉट dV, ये हो जाता है आपका। ये तो आप इससे बनाइएगा तो जल्दी बना पाइएगा। मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही इसी से याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट शुड बी द परमिसिबल वेरिएशन इन द ओवरऑल हाइट ऑफ द रेल्स? परमिसिबल वेरिएशन क्या आएगा? ओवरऑल हाइट्स ऑफ द रेल में परमिसिबल वेरिएशन, तो देखिए जो हाइट ऑफ रेल में जो परमिसिबल वेरिएशन होता है प्लस 0.8 mm से माइनस 0.4 mm, ये होता है आपका, ठीक है। ये आपका कौन से IRS इंडियन रेलवे सर्विसेज का जो T1296 जो स्पेसिफिकेशन है, रेल स्पेसिफिकेशन, उसमें दिया हुआ है फॉर फ्लैट और बॉटम और सिमेट्रिकल रोल्स के लिए दो टॉलरेंस जो वैल्यू है वो आपका हाइट में, ओवरऑल हाइट का अगर हम बात करें तो इसमें जो टॉलरेंस वैल्यू है इसमें है 0.8 mm टू आपका है -0.4 mm है, ठीक है, टॉलरेंस वैल्यू ओवरऑल हाइट में। अगर विड्थ में अगर हम बात करें, विड्थ ऑफ हेड में अगर हम बात करें तो इसमें है आपका प्लस माइनस 0.5 mm है। विड्थ ऑफ जो फ्लेंज होता है, जैसे कि रेल जो होता है आपका इसी तरह से होगा, ठीक है। ये जो आपका विड्थ ऑफ फ्लेंज का अगर हम बात करेंगे, विड्थ ऑफ फ्लेंज का अगर हम बात करें तो प्लस माइनस 1 mm होता है। अगर इस सेक्शन जो है लेस देन 60 किलोग्राम पर मीटर वाला है, प्लस माइनस 2 mm एंड माइनस 1 mm तक होता है, ठीक है। प्लस 2 mm माइनस 1 mm तक होता है अगर जो सेक्शन है अगर ग्रेटर देन 60 kg पर मीटर है। विड्थ ऑफ फ्लेंज हो गया। थिकनेस ऑफ वेव का अगर हम बात करें, थिकनेस ऑफ वेव में अगर हम बात करें, इसमें जो टॉलरेंस लेवल होता है वो प्लस 1 mm से लेके माइनस 0.5 mm तक होता है। उसी तरह वर्टिकल फ्लेंज का अगर हम बात करें, वर्टिकल फ्लेंज का अगर हम बात करें तो प्लस माइनस 1.2 mm होता है। और इसके बाद बात करें लेंथ ऑफ रेल्स का, लेंथ ऑफ रेल्स का अगर हम बात करें तो इसमें होता है आपका प्लस 2 mm टू माइनस 10 mm होता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो लेंथ ऑफ रेल पे क्योंकि लेंथ है ना, तो इसमें तो ज़्यादा रहेगा, प्लस 2 mm से माइनस 10 mm तक होता है। तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देयर आर 40 व्हीकल्स ऑन ए 1 किलोमीटर लेंथ ऑफ द लेन ऑफ ए रोडवे एट ए गिवन इंस्टेंट इट इज, ठीक है। तो इससे देखिए 40 जो व्हीकल्स दिया हुआ है 1 किलोमीटर लेंथ ऑफ लेन रोड एट ए गिवन इंस्टेंट दिया हुआ है, तो ये क्या है? ये जो आपका है ट्रैफिक डेंसिटी है, क्योंकि जो ट्रैफिक डेंसिटी होता है, जो ट्रैफिक डेंसिटी होता है वो व्हीकल्स पर किलोमीटर होता है, मतलब कितना व्हीकल्स जो है, नंबर ऑफ व्हीकल्स जो प्रेजेंट इन 1 किलोमीटर लेंथ ऑफ द रोड, तो उसको हम ट्रैफिक डेंसिटी बोलेंगे। नंबर ऑफ व्हीकल्स प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ व्हीकल्स प्रेजेंट इन 1 किलोमीटर लेंथ ऑफ द रोड, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रैफिक डेंसिटी बोलेंगे। जैसे कि आपका यहाँ पे दिया भी हुआ है कि 40 व्हीकल्स ऑन 1 किलोमीटर लेंथ, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ट्रैफिक डेंसिटी हो जाएगा। ट्रैफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ व्हीकल्स
that can be passed number of vehicles that can be passed through a particular section of a road during a given टाइम पीरियड, मतलब व्हीकल्स पर आवर, ये टाइम पीरियड में अगर दिया रहेगा तो ट्रैफिक वॉल्यूम हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं बेसिक ट्रैफिक कैपेसिटी का, बेसिक ट्रैफिक कैपेसिटी का बात कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया बढ़िया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल व्हीकल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल व्हीकल्स दैट कैन बी पास्ड थ्रू a particular section of a road during a given period of time under most ideal condition, under most ideal condition, under most ideal condition में क्या होगा, under most ideal condition में जो बेसिक ट्रैफिक कैपेसिटी होगा। अब डिजाइन और जो प्रैक्टिकल कैपेसिटी है वो किस में होगा, ये भी क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट कैन बी पास टू अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द रोड ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीवैलेंट कंडीशन, प्रीवैलेंट कंडीशन ऑन द रोड। ये जो होता है प्रीवैलेंट, ये जो प्रैक्टिकल ट्रैफिक कैपेसिटी होता है वो, इसका जो वैल्यू होता है वो लेस देन और इक्वल्स टू बेसिक ट्रैफिक कैपेसिटी होता है। ये चीज आप ध्यान रखिए, कैपेसिटी इक्वल्स टू क्या होगा, Q इक्वल्स टू K इंटू V हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रैफिक डेंसिटी होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ड्यूरिंग द क्लियर कूल नाइट फॉलोड बाय द हॉट सनी डेज the edges and corner of a slab in a rigid pavement will be clear cool night followed by the hot sunny days। ठीक है, तो देखिए तीन टाइप का, तीन जगह पे एज पे लगता है, इसके बाद आपका कॉर्नर पे लगता है और आपका इंटीरियर पे लगता है। तीन जगह स्ट्रेसेस लगता है, इंटीरियर, एज और कॉर्नर। ठीक है, तो होता क्या, देखिए टेम्परेचर जो स्ट्रेसेस होता है वो दो तरह के स्ट्रेसेस में डिफाइन होता है। एक आपका हो जाएगा वार्पिंग स्ट्रेस, जो टेम्परेचर स्ट्रेस है वो दो तरह के स्ट्रेसेस में डिफाइन होता है। एक होता है आपका वार्पिंग स्ट्रेस और दूसरा नंबर होता है फ्रिक्शनल स्ट्रेस। वार्पिंग स्ट्रेस और होता है आपका फ्रिक्शनल स्ट्रेस, दो तरह का। ये वार्पिंग जो स्ट्रेस है ये ड्यू टू डेली वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, डेली वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर के हिसाब से होता है। और ये जो होता है ड्यू टू सीजनल वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन के हिसाब से होगा। ठीक है, ये डेली वेरिएशन के हिसाब से होगा, ये सीजनल, मतलब ये डे और नाइट टाइम में होगा। ठीक है, अब ये डे और नाइट टाइम होगा। अब देखिए ड्यूरिंग द डे टाइम में होता क्या है, डे टाइम में होता क्या है, जो टॉप सरफेस ऑफ द पेवमेंट है, डे टाइम में अगर हम बात करें, ये आपका डे टाइम का रोड पेवमेंट का हम बना दिए, ये डे टाइम हो गया। ये आपका नाइट टाइम का बना देते हैं, नाइट टाइम का। ठीक है, तो डे टाइम में ये हो गया आपका। और नाइट टाइम का अगर देखें तो नाइट टाइम में जो पेवमेंट है वो कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, अब देखिए समझिएगा ध्यान में से, जो ड्यूरिंग डे टाइम में होता क्या है, जो ये टॉप सरफेस ऑफ जो पेवमेंट होता है ये हायर टेम्परेचर पे होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली सन के, मतलब जो सूर्य है उसके एक्सपोज में रहेगा। देन द बॉटम सरफेस, मतलब ये जो टॉप का जो सरफेस है, टॉप का जो सरफेस है वो डायरेक्टली सन के रिस्पेक्ट में रहेगा, तो ये ज़्यादा क्या होगा, एक्सपैंड होगा। तो ये दोनों के बीच में, और नीचे वाला जो बॉटम जो ये होगा ये कम आपका होगा उससे, इसके कंपेयर में, टॉप सरफेस के कंपेयर में कम इसमें टेम्परेचर आएगा, तो दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा, जिससे क्या होगा, वार्पिंग होगा। ठीक है, वार्पिंग हो मतलब ये क्या होगा, एक तरह से ये ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। ठीक है, ये दोनों हो गया, इसी को वार्पिंग बोलते हैं। तो टॉप स्लैब, ये टॉप स्लैब है, तो टॉप स्लैब क्या करेगा, ट्राइज टू एक्सपेंड टू रेजिस्ट द इंटरनल कंप्रेशन। ठीक है, इंटरनल कंप्रेशन को रजिस्ट करने के लिए ये क्या करेगा, एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होगा, ये स्ट्रेच होगा एंड डेवलप्स ऑन द टॉप, तो ये यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेच होगा। और जो बॉटम है ये क्या होगा, ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उस पर कम टेम्परेचर लग रहा है, तो मतलब ठंडा टाइप का है, तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। बट टू रेजिस्ट द इंटरनल टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप्स ऑफ द बंडल, तो उसके बाद होगा क्या, इस पे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा, टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होगा।
और नाइट टाइम में क्या होगा, ड्यूरिंग नाइट टाइम जो टॉप सरफेस होगा ऑफ द पेवमेंट, टॉप सरफेस जो इसका पेवमेंट का है वो आपका लोअर टेम्परेचर होगा, क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम रहेगा ना, तो लोअर टेम्परेचर कम रहेगा देन द बॉटम सरफेसेस। तो यहाँ पे होगा क्या, डिफरेंस आ जाएगा, दोनों के दोनों टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस आ जाएगा, जिसके कारण क्या हो सकता है, वार्पिंग होगा। तो टॉप स्लैब क्या होगा, ठंडा है, ठंडा है मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ठंडा है मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें वो खींचने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेसेस लग जाएगा। देखिए टॉप में क्या है, ठंडा है, ठंडा है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उस वहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस जगह, जब आप किसी भी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट प्रेस करते हैं तो वो उसको क्या करेगा, एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेसेस लग जाएगा। और नीचे में क्या हो जाएगा, यहाँ फैलेगा तो उसको वो क्या करेगा, दबाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस लग जाएगा। ठीक है, मतलब जो हो रहा है उसके अपोजिट लगेगा, मतलब आप किसी पे अगर फोर्स लगाइएगा इस पे इस तरह से, तो ये इस पे मान लीजिए एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा, तो ये इसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस लग जाएगा, तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पे जब नाइट टाइम आएगा तो वार्पिंग क्या हो रहा है, अपवार्ड हो रहा है, नाइट टाइम के समय में वार्पिंग क्या हो रहा है, अपवार्ड हो रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, वार्पिंग अपवार्ड हो रहा है, वार्प अपवार्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंटरनेशनल ट्रैफिक इंटेलिजेंट सर्वे डाटा आर रिलेटेड टू, इंटरनेशनल ट्रैफिक इंटेलिजेंट सर्वे जो डाटा है ITS, इंटरनेशनल ट्रैफिक इंटेलिजेंस जो डाटा है, ये आपका एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करता है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन एंड एडवांस सेंसर यूज करता है। ठीक है, तो ये रिलेटेड किससे होता है, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी से। ओरिजिन मतलब जहाँ से आप जर्नी स्टार्ट करते हैं, डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पे आप जर्नी जाके ख़त्म करते हैं, जहाँ से आप ट्रिप स्टार्ट करते हैं वहाँ पे उस चीज़ को ओरिजिन बोलेंगे, जहाँ पे ट्रिप आपका ख़त्म होता है उसको इंड बोलेंगे। तो OD सर्वे जो डाटा है ये आपका यूज किया जाता है ट्रिप जनरेशन के लिए, ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स के लिए, ओरिजिन जो डिस्टिनेशन स्टडीज़ है वो किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओरिजिन एंड डिस्टिनेशन स्टडी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द कंसोलिडेशन ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट लेयर इज द मेजर कॉज ऑफ। देखिए फ्लेक्सिबल पेवमेंट का क्या हो रहा है, पेवमेंट लेयर का कंसोलिडेशन हो रहा है, तो कंसोलिडेशन हो रहा है तो इसमें कौन सा फेल्यूअर होगा, मेजर काउज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रूट्स, ये इसके वजह से जो होता है कंसोलिडेशन ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट लेयर जो होता है, ये किसके वजह से होता है, फॉर्मेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रूट्स के वजह से होता है। और आपका यहाँ पे डिफरेंट टाइप का क्रैकिंग दिया हुआ है, जैसे कि आपका एलिगेटर, उसके बारे में हम यहाँ पे बताए हुए हैं। ठीक है, देखिए ये आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट, ये है आपका रिजिड पेमेंट। रिजिड पेमेंट में जो नंबर ऑफ लेयर होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू फ्लेक्सिबल पेमेंट। इसमें आपका आ जाएगा सब ग्रेड का सब बेस कोर्स, बेस कोर्स, सरफेस कोर्स, इसमें आपका क्या आएगा, सब ग्रेड बेस और सरफेस कोर्स आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें डिफरेंस दोनों के बीच का, फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट के बीच का अगर हम डिफरेंस का बात करें, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट जो होता है इसको आप ये ऐसे याद रखिएगा कि ये बिटुमिन वाला रोड है और ये आपका कंक्रीट वाला रोड है। तो जो रिजिड पेमेंट है वो कंक्रीट वाला रोड है, और जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है वो बिटुमिन वाला रोड है। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो लोड का ट्रांसफर होता है वो ग्रेन से लेके ग्रेन तक होता है, और जो रिजिड पेमेंट है उसमें लोड ट्रांसफर नहीं होता है, कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है उसका स्ट्रेंथ लो होता है और जिसका रिजिड पेमेंट है उसका स्ट्रेंथ हाई होता है। अगर हम बात करें लाइफ स्पेन का, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट का जो लाइफ स्पेन होता है कम होता है, इसका ज़्यादा होता है, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, फ्लेक्सिबल पेमेंट में लो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है। रोलिंग ऑफ सरफेस इज नीडेड, इसमें रोलिंग ऑफ सरफेस नहीं जरूरी है। डैमेज्ड बाई ऑयल्स एंड सर्टेन केमिकल्स, ये डैमेज नहीं होता है आपका ऑयल्स और ग्रीस के हिसाब से। तो ये आपका फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट में डिफरेंस हो गया। अब देखिए टाइप्स ऑफ, अगर फेल्यूअर का बात करें फ्लेक्सिबल पेमेंट ड्यू टू स्ट्रक्चरल डिस्ट्रेस, तो ये देखिए इस तरह का अगर फेल्यूअर रहेगा, देखे होंगे आप रोड में, अब ऐसा आपको मिलेगा, तो इस फेल्यूअर को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिगेटर क्रैकिंग और फ्लेक्सिबल पेमेंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ फेल्यूअर इन फ्लेक्सिबल पेमेंट ड्यू टू स्ट्रक्चरल डिस्ट्रेस। तो एलिगेटर क्रैकिंग
of flexible pavement alligator cracks are also called as मैप क्रैकिंग होता है। ये मैप क्रैकिंग होता है, ये किसके वजह से होता है? आपका फैटिग फेल्यूर के वजह से होता है। फैटिग फेल्यूर caused in asphalt concrete, a series of interconnected cracks are observed due to such distress। ऐसा आपको मिलेगा एलिगेटर क्रैकिंग में। द टेंसाइल स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट द asphalt surface, this is the position where the cracks are formed, that is the area with maximum tensile stress। A parallel of longitudinal cracks will propagate with time and reaches the surface। Repeated loading and stress concentration will help the individual cracks to get connected। ठीक है, रिपीटेड लोड जो लग रहा है, जैसे इसलिए हम यहाँ पे फैटिग फेल्यूर बोले हैं। दिस विल रिजेंबल एज ए चिकन वायर एज और सिमिलर एलिगेटर स्क्रीन, दिस इज टर्म एज एलिगेटर क्रैकिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज क्रोकोडाइल क्रैकिंग। देखिए दिख रहा होगा आपको कैसे है एक तरह का। दिस क्रैकिंग इज ऑब्जर्व ओनली इन द एरिया दैट हैव रिपीटेड ट्रैफिक लोडिंग। Alligator cracking is one of the major structural distress। This stress is later accompanied by rooting। The figure 1 below the shows alligator cracking formed in the pavement। ठीक है, एलिगेटर क्रैकिंग है, कैसे हो सकता है? ये आपका इंटरकनेक्टेड वॉइड्स एक दूसरे के साथ जुड़ गया है और ये रिपीटेड लोडिंग की वजह से, रिपीटेड ट्रैफिक अगर इस पे आता है तो इसी की वजह से होता है एलिगेटर क्रैकिंग और फ्लेक्सिबल पेवमेंट। आते हैं नेक्स्ट में, डिप्रेशन इन फ्लेक्सिबल पेवमेंट। यह आपका इस तरह से डिप्रेस हो जाएगा, ये जो सरफेस है ऐसे आपका डिप्रेस हो जाएगा, तो उससे हो जाएगा आपका फ्लेक्सिबल पेवमेंट में। अब ज़्यादा हम इसमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कोरुगेशन हो जाता है फ्लेक्सिबल पेवमेंट में। अब आते हैं हम सोविंग। सोविंग इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से जो हो जाएगा वो सोविंग हो जाएगा। प्लास्टिक मूवमेंट सीन दिखा इस तरह से दिखेगा आपका। ये देखिए रोड का सरफेस तो ये हो जाएगा पैथोहोल्स। देखिए इस तरह से गड्ढा, जो कि आपका इंडियंस रोड में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिला। आजकल तो रोड का जो शरीर सुधर गया है, लेकिन इस तरह का पहले बहुत देखने के लिए मिलता था, जो गड्ढा गड्ढा हो जाता था, पैथोहोल्स। इसका रीजन भी हम बताए हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब आप देखते हैं रूटिंग ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट, जो अभी हम बताए हैं कि आपका रोड्स में इस तरह का लॉन्गिट्यूडनली जो होता है रूट्स फॉर्म हो जाता है फ्लेक्सिबल पेवमेंट में। स्वेलिंग और फ्लेक्सिबल पेवमेंट, स्वेल हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका आ जाएगा आपका फ्लेक्सिबल पेवमेंट के। ये सारे जो होता है डिफेक्ट होता है, डीज आपका फेल्यूर होता है। फ्लेक्सिबल पेवमेंट और रिजिड पेवमेंट का डिफरेंस बता ही दिए है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डक्टिलिटी ऑफ बिटुमिन इज एक्सप्रेस्ड इन। तो डक्टिलिटी जो होता है बिटुमिन का, जब हम टेस्ट करते हैं तो इसका जो यूनिट होता है वो डिस्टेंस होता है। डक्टिलिटी क्या है? एक प्रॉपर्टी है बिटुमिन का जो कि परमिट करता है कि ये डिफॉर्मेशन हो, इसमें इलोंगेशन हो। जो डक्टिलिटी टेस्ट हम लोग यूज करते हैं, ये एक एडहेसिव प्रॉपर्टी आपका बिटुमिन का मेजर करने के लिए करते हैं कि कितना उसके पास एबिलिटी है स्ट्रेच होने का, उसी को डक्टिलिटी बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कलर ऑफ क्लियरेंस बार लाइट्स इन ए पेवमेंट इंस्टॉल्ड एट ए होल्डिंग पोजिशन ऑन ए टैक्सीवेज। ठीक है, टैक्सीवे जैसा यहाँ पे एरोप्लेन, जो आपका एरोप्लेन पे जो होता है रनवे, टैक्सीज वे, वहाँ पे जो कलर होता है आपका, ठीक है, जो कलर होता है, तो कलर जो होता है येलो होता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे येलो जो लाइट्स टाइप का पेवमेंट होता है उसमें येलो कलर होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू ICO इंडियन सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेशन, व्हाट इज द रेट ऑफ एलिवेशन करेक्शन फॉर द रनवे अबव द मीन सी लेवल। तो रेट ऑफ एलिवेशन करेक्शन हम लोग कितना करते हैं? जल्दी से जल्दी इसका आप आंसर दे दीजिए। 7% होता है। 7% ऑफ एवरी 300 मीटर ऑफ एलिवेशन अबव द मीन सी लेवल। तो इसका जो रनवे लेंथ होता है, बेसिक रनवे लेंथ शुड बी इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 7% पर 300 मीटर राइज इन एलिवेशन अबव द मीन सी लेवल। दूसरा नंबर में आफ्टर करेक्शन, मतलब ये करेक्शन करने के बाद ऑब्टेन्ड लेंथ इज फर्दर इंक्रीज्ड बाई 1% फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर। ठीक है, तीसरा नंबर का अगर हम बात करें, इफ द अबव 2 करेक्शन, जो पहला और दूसरा करेक्शन जो है, मेक अ लेंथ मोर देन 35% ऑफ द ओरिजिनल वन, अगर उस 35% से ज़्यादा हो जाता है जो ओरिजिनल लेंथ था, देन द कर्टेन लेंथ ऑफ 35% अबव द ओरिजिनल लेंथ, मतलब 35% से जो ज़्यादा लेंथ होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना हम लोग कट कर देंगे, उतना नहीं लेंगे।
और आपका जो फोर्थ नंबर हो गया, द ऑब्टेन्ड लेंथ आफ्टर अप्लाइंग एलिवेशन एंड टेम्परेचर करेक्शन इट इज फर्दर इंक्रीज्ड एट ए रेट ऑफ 20% फॉर एवरी 1% ऑफ इफेक्टिव ग्रेडियंट। अगर ग्रेडियंट दिया हुआ है तो 1% 20% फॉर एवरी 1% ऑफ इफेक्टिव ग्रेडियंट, ठीक है, उसके लिए हम लोग को करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 7% ऑफ एवरी 300 मीटर ऑफ एलिवेशन ऑफ द मीन्स अवेलेबल, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सिविल ज्ञान सिटी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिए, ठीक है, शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द करेक्ट डिजायरेबल प्रॉपर्टी टू द सबग्रेड सॉइल एज ए हाईवे मटेरियल, ठीक है। तो आपका डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल एज ए हाईवे मटेरियल कौन सा डिजायरेबल प्रॉपर्टी है? तो स्टेबिलिटी होता है, आपका इनकम्प्रेसिबिलिटी होता है, परमेंसी ऑफ द स्ट्रेंथ होगा, मिनिमम चेंजेज इन अ वॉल्यूम एंड स्टेबिलिटी अंडर एडवर्स कंडीशन ऑफ वेदर एंड ग्राउंड वाटर, ठीक है। और आपका हो जाएगा गुड ड्रेनेज हो जाएगा, एज ऑफ कॉम्पेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द करेक्ट डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सबग्रेड सॉइल एज ए हाईवे मटेरियल। तो सबग्रेड सॉइल का हाईवे मटेरियल का कौन सा है? ठीक है, नो चेंज की जगह पे मिनिमम चेंज होगा, मिनिमम चेंज होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इनकरेक्ट हो जाएगा, नॉट डिजायरेबल प्रॉपर्टी है, मिनिमम चेंज इन द वॉल्यूम हो जाएगा, स्टेबिलिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी होगा, परमेंसी ऑफ स्ट्रेंथ होगा, एज ऑफ कॉम्पेक्शन होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ पायलट आई अबव द रनवे सरफेस इज एज्यूम्ड एज ए। तो जो आपका पायलट आई जो होता है रनवे सरफेस से कितना हाइट पे होता है? तो 3 मीटर के हाइट पे होता है। रोड में कितना हाइट पे होता है? जब ड्राइवर गाड़ी में बैठा होता है, व्हीकल्स में बैठा होता है, तो उसमें कितना होता है? 1.2 मीटर होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऑन ए सेक्शन ऑफ ए हाईवे द स्पीड रिलेशन इज गिवन बाई वी इक्वल्स उतना दिया हुआ है, वी किलोमीटर पर आवर में, की वैल्यू की व्हीकल्स पर किलोमीटर में दिया हुआ, कैपेसिटी निकालना है। तो कैपेसिटी जो सी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? सी के जो वैल्यू होता है, बहुत सारा फार्मूला होता है इसका। मैक्सिमम फ्लो के लिए अगर हम बात करें तो वी एफ इंटू जो मैक्सिमम डेंसिटी है डिवाइडेड बाई 4 होता है। जो वी एफ है फ्री मीन स्पीड है, वी एफ क्या है? फ्री मीन स्पीड है, फ्री मीन स्पीड है। और आपका जो केजे है वो आपका जाम डेंसिटी है, जाम डेंसिटी है, जिसको कि मैक्सिमम डेंसिटी बोल सकते हैं। ये जीरो आपका यहाँ पे जो डेंसिटी हो जाएगा जीरो हो जाएगा, यहाँ पे स्पीड जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो देखिए ये जो वैल्यू दिया हुआ है v इक्वल्स टू 80-2/3k, इसका अगर हम वी एफ निकालते हैं तो वी एफ निकालेंगे तो k इक्वल्स टू 0 करेंगे तो वी एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर। अगर हम के जे निकालते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम v का वैल्यू क्या करेंगे? 0 करेंगे। तो यहाँ से करेंगे तो 0 इक्वल्स टू 80-2/3k हो जाएगा। तो यहाँ से जो k का वैल्यू आएगा 120 व्हीकल्स पर किलोमीटर आ जाएगा। और इस फार्मूला में अगर आप पुट करते हैं तो 80 × 120 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2400 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका 2400 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रैक फिटिंग्स आर फिक्स्ड विद द हेल्प ऑफ टाई बार्स एंड कॉटर्स, ठीक है। तो इसमें फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रैक फिटिंग्स का अगर हम बात करें तो फिटिंग जो है वो आपका रेल टू कास्ट आयरन स्लीपर में जब हम लोग फिटिंग करते हैं तो हेल्प ऑफ टाई बार्स एंड कटर्स के हेल्प से करते हैं। जो टाई बार का लेंथ होता है आपका 2720 होता है। जो टाई बार यूज करते हैं उसका जो लेंथ है 2720 होता है फॉर ब्रॉड गेज के लिए, 1870 होता है आपका मीटर गॉज के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपका हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग इज, प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग इज, तो कंपास सर्वेइंग का प्रिंसिपल क्या है? ट्रैवर्सिंग है। कंपास सर्वेइंग जो एक सर्वेइंग का ब्रांच है जिसमें कि कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन लोकेट करते हैं बाय यूजिंग एंगुलर मेजरमेंट डिटरमाइंड बाय द कंपास, ठीक है, एंड लीनियर मेजरमेंट यूजिंग ए चेन और टेप की वजह से, ठीक है। कंपास सर्वे जो होता है लार्ज एरिया के लिए होता है जनरली।
तो आपका यहाँ पे ट्रैवर्सिंग हो जाएगा, ट्रैवर्सिंग इसका आंसर हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ चेन कंसिस्ट ऑफ 16 लिंक्स वेयर ईच लिंक बीइंग इतना फीट लॉन्ग। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 16 लिंक्स, 16 लिंक्स जो होता है किस में होता है, 16 लिंक्स, और आपका ये जो फिट है, हर जो लिंक का फिट दिया हुआ है 33 डिवाइडेड बाई 16, मतलब जो 16 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 33 फीट लंबा होता है। ये जो होता है रिवेन्यू चेन होता है, जो कि 33 फीट लंबा होता है। देखिए आप यहाँ पे टाइप्स ऑफ चेन के बारे में लिख दिए, मीटर चेन हो गया, एक होता है आपका मीटर चेन, एक होता है आपका इंजीनियरिंग चेन, एक होता है मीटर चेन, एक होता है इंजीनियरिंग चेन, एक होता है गंटर्स चेन, गुंटूर चेन होता है, इसके बाद होता है रिवेन्यू चेन, रिवेन्यू चेन होता है। ठीक है, इसका जो लेंथ होता है मीटर चेन का वो 20 मीटर से लेके आपका 30 मीटर तक होता है। 20 मीटर भी होता है, 30 मीटर भी होता है, दोनों होता है। इसमें आपका 100 फीट होता है इंजीनियरिंग चेन, गुंटूर चेन 66 फीट होता है, और रिवेन्यू चेन जो होता है वो 33 फीट होता है। इसमें आपका अगर हम लिंक का बात करें तो लिंक में लेंथ ऑफ जो एक लिंक होता है वो आपका 20 सेंटीमीटर होता है। इसमें जो एक लिंक का लंबाई होता है वो 1 फीट होता है। इसमें आपका 0.66 फीट होता है, और इसमें आपका इसमें कितना होता है 1/16 फीट होता है। ठीक है, तो ये आपका लेंथ ऑफ वन लिंक हो जाता है। टू इज टू 1/16 होता है, ये 2:1/16 फीट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका तीनों चेन हो गया, रिवेन्यू चेन 33 फीट, एडगंटूर चेन 66 फीट, और इंजीनियर्स चेन 100 फीट, ये 20 मीटर और 30 मीटर का होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिनिथ इज द पॉइंट ऑन सेलेस्टियल स्फीयर। ठीक है, तो जिनिथ जो पॉइंट होता है सेलेस्टियल स्फीयर में, वो जो ऑब्जर्वर स्टेशन होता है उसके जस्ट ऊपर होता है। जो ऑब्जर्वर स्टेशन होता है उसी के जस्ट ऊपर होता है। ठीक है, सेलेस्टियल जो स्फीयर है, ये अगर हम इसका बात करें सेलेस्टियल स्फीयर का, तो ये एक टाइप का इमेजिनरी स्फीयर है। दिस इमेजिनरी स्फीयर ऑन विच द स्टार्स appear to lie or to be studied is known as celestial sphere। और जिनिथ क्या होता है आपका, जिनिथ एक पॉइंट है ऑन द अपर पोर्शन ऑफ सेलेस्टियल स्फीयर। ठीक है, मार्क्ड बाय द प्लम्ब लाइन अबोव द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ऑब्जर्वर स्टेशन के ऊपर होता है जिनिथ पॉइंट। जैसे आपका ये अगर आपका स्फीयर है, ये स्फीयर है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे होता है आपका ऑब्जर्वर स्टेशन, और इसके ऊपर का जो पॉइंट होता है यहाँ पे क्या पॉइंट होता है, ये जिनिथ पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, डिजिटाइजिंग और स्कैनिंग आर द एग्जाम्पल ऑफ GIS प्रोसीजर जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये किसके लिए होता है, डाटा एक्विजिशन के लिए होता है। डाटा एक्विजिशन के लिए जो होता है ये एग्जाम्पल होता है GIS प्रोसीजर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज विच ऑफ देम इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो सिस्टमैटिक एरर्स हैव वेल डिफाइंड मैथमेटिकल लॉ और सिस्टम, ये सही है। एक्सीडेंटल एरर आर फिक्स्ड इन नेचर, ये तो गलत है क्योंकि एक्सीडेंटल एरर है तो फिक्स्ड कैसे हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। मिस्टेक्स अकर ड्यू टू केयरलेसनेस इन एक्सपीरियंस और पुअर एट जजमेंट ऑफ सर्वेयर, ये भी सही है। एक्सीडेंट एरर आर आल्सो कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर, ये भी सही है। लेकिन ये जो आंसर है एक्सीडेंटल एरर फिक्स्ड इन नेचर, ये आंसर सही नहीं है। देखिए एरर क्या होता है आपका, एरर का अगर हम बात करें, एरर आपका होता है डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू।
ट्रू वैल्यू, ऑब्जर्व जितना वैल्यू किया और ट्रू वैल्यू, वो दोनों का डिफरेंस हो जाता है, आपका एरर हो जाता है। तो एरर में आपका पहला नंबर आ जाएगा मिस्टेक आ जाएगा। मिस्टेक कैसे होगा आपका, इन एक्सपीरियंस की वजह से मिस्टेक हो सकता है, इन अटेंशन की वजह से हो सकता है, केयरलेसनेस की वजह से हो सकता है, लैक ऑफ जजमेंट की वजह से होता है, पुअर एडजस्टमेंट की वजह से होता है। मतलब इसका कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं होता है मिस्टेक्स का, ठीक है। कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाय अडॉप्टिंग एनी स्टैंडर्ड मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम लोग इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो नंबर का मेथड होता है वो होता है एरर होता है, वो सिस्टमैटिक एरर होता है, जो कि एक वेल डिफाइंड मैथमेटिकल लॉज और सिस्टम में होता है। इसका जो मैग्नीट्यूड और साइन होता है ये उसको हम लोग इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, करेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा जो नंबर है वो है आपका एक्सीडेंटल एरर। एक्सीडेंटल एरर है या फिर कंपनसेटिंग एरर भी बोल सकते हैं, कंपनसेटिंग एरर भी बोल सकते हैं। ये आपका रैंडम होता है, नेचर में जो होता है रैंडम होता है। इसका कोई भी फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता है, फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता है इसका, डज नॉट हैव फिक्स पैटर्न, रैंडम होता है। कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को फॉलो करता है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को फॉलो करता है। इसका जो स्मॉल मैग्नीट्यूड टेंड टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली ऑन बोथ साइड ऑफ द ट्रू वैल्यू, ठीक है। जितना भी आएगा उसको दोनों साइड में हम लोग, अगर दो वैल्यू होगा तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी इज 45 डिग्री एंड दैट ऑफ द लाइन बी सी इज 45 डिग्री, देन द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द लाइन, ठीक है। तो मतलब फोर बियरिंग ए बी लाइन का फोर बियरिंग अगर हम ड्रॉ करें तो ये 45 डिग्री है। अगर हम बी सी का ड्रॉ करें तो ये भी क्या है 45 डिग्री है। तो इसका अगर हम एंगल ड्रॉ करें, जो इंक्लूडेड एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, इसके बीच का जो एंगल होगा इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। तो इंक्लूडेड एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो फोर बेरिंग ऑफ बीसी जो दिया हुआ है, फोर बेरिंग ऑफ जो बीसी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 45 डिग्री। हम बैक बेरिंग ऑफ ए बी निकाल लेंगे। बैक बेरिंग ऑफ ए बी अगर निकालिएगा तो 45, अगर आपको पता है कि 180 से कम रहता है तो 180 इसमें हम जोड़ते हैं बैक बेरिंग निकालने के लिए, तो 225 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इंक्लूडेड एंगल अगर आप निकालिएगा, इंक्लूडेड एंगल अगर आप निकालिएगा तो 45 माइनस 225, ये तो डायरेक्टली फार्मूला से हो जाएगा, ठीक है। तो 225 जो आ रहा है ये से अगर आप निकालते हैं तो माइनस 180 डिग्री होता है। जैसे ही अगर माइनस होता है इंक्लूडेड एंगल अगर निगेटिव होता है तो उसमें हम 360 ऐड कर देते हैं, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये जो इंक्लूडेड एंगल होगा वो क्या होगा 180 डिग्री। ऐसे भी इसका आंसर निकल जाएगा। ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री होगा। ये जो 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, तो ये भी 45 डिग्री होगा। ये सॉरी ये तो 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री, ये भी 45 डिग्री होगा। तो ये पूरा आप अगर ऐड करिएगा तो 180 डिग्री, दोनों तरफ 180 ही आ रहा है, ठीक है। दोनों तरफ 180 ही आ रहा है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इंक्लूडेड एंगल होगा वो आपका हो जाएगा। ऐसे अगर आप डायरेक्टली फार्मूला से निकालते हैं, बैक फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, अगर निगेटिव आता है वैल्यू, इंक्लूडेड एंगल अगर निकाल रहे हैं तो उसमें 360 ऐड करेंगे, पॉजिटिव आ रहा है तो फिर हम लोग नेगेटिव आ रहा है तो ऐड करेंगे, और 360 से ज़्यादा आ रहा है तो 360 डिडक्ट करेंगे। तो ये आपका इंक्लूडेड है, तो इसका अच्छा आंसर आ जाएगा। द वर्नियर स्केल इन विच 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज इक्वल्स टू 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, ठीक है। तो 10 डिवीजन और आपका वर्नियर स्केल है, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, तो ये किस में होता है डायरेक्ट वर्नियर में होता है। अब ये याद रखिएगा, डायरेक्ट वर्नियर में अगर हम बात करें तो डायरेक्ट वर्नियर में जो मेन स्केल होता है वो इन माइनस वन मेन स्केल होता है और इन वर्नियर होता है। सब में आपका क्या होता है इस में ही चेंज होगा, सॉरी डायरेक्ट वर्नियर हो गया। अब आपका आ जाएगा इसके बाद आ जाएगा आपका रेट्रोगार्ड वर्नियर, रेट्रोग्रेड वर्नियर। इसमें जो होता है ये n प्लस वन इंटू एस इक्वल्स टू आपका वर्नियर के बराबर होता है रेट्रोगार्ड में। और एक्सटेंडेड वर्नियर में क्या होता है, एक्सटेंडेड वर्नियर में होता क्या है, इन 2n माइनस वन इंटू एस जो होगा वो इन ऑफ वी के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इतना तो क्लियर है, ये वाला पूरा क्लियर है, ये आप याद रखिएगा। सब में जो होगा एस में ही कम ज़्यादा होता है, एन माइनस वन एस, एन प्लस वन एस, टू एन माइनस वन एस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एक स्केल दिया हुआ है जिसका कि 1 इंच इक्वल्स टू 50 फीट दिया हुआ है,
इसका इक्विवेलेंट स्केल क्या होगा, तो 1 इंच इक्वल्स टू 1 इंच इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो ये तो सेंटीमीटर में हो ही गया, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, और फीट को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 फीट बराबर 0.30 मीटर होता है। तो इसका अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो, और 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 50 इंटू 0.30 डिवाइडेड बाई 2.5। अब ये ऊपर जाएगा 100 सॉरी 10, 2 हो जाएगा, 2 3 6, मतलब 6 मीटर आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 6 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वाइल टेकिंग बैक साइड रीडिंग इन ए वर्नियर थियोडोलाइट द स्क्रू यूज्ड इज, तो देखिए जो थियोडोलाइट होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है। जो आपका थियोडोलाइट जो होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स को मेजर करता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल को मेजर करता है, ठीक है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है फॉर एग्जैक्ट सर्वे वर्क, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जैक्ट सर्वे वर्क एंड मेनी टाइप्स आर अवेलेबल टू मीट वेरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। जो डायरेक्ट रीडिंग होता है तो वो 5 मिनट से 0.1 सेकेंड होता है थियोडोलाइट में। तो वार्नियर जो आपका थियोडोलाइट्स होता है उसमें जो बैक साइड रीडिंग लेते हैं तो वो हम लोग लोअर क्लैंप पे, जो स्क्रू यूज होता है उसमें लोअर क्लैंप यूज होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोअर क्लैंप हो जाएगा। एक चीज आप और भी याद रखिएगा, जो वर्नियर थियोडोलाइट्स होता है, जो वर्नियर थियोडोलाइट्स जो होता है, वर्नियर जो थियोडोलाइट्स होता है इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 20 सेकेंड होता है। और अब इसके बाद हम बात करें ऑप्टिकल थियोडोलाइट का, ऑप्टिकल और थियोडोलाइट का अगर हम बात करें, ऑप्टिकल थियोडोलाइट का, तो इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, 1 सेकेंड होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इसका जो लिस्ट काउंट हो जाएगा ऑप्टिकल थियोडोलाइट का वो कितना होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ पॉइंट ऑन विच बोथ माइनस साइड एंड प्लस साइड आर टेकन ऑन द लाइन ऑफ ए डायरेक्ट लेबल्स इज कॉल्ड, ठीक है। तो जो माइनस साइड एंड प्लस साइड आर टेकन ऑन द लाइन ऑफ डायरेक्ट लेवल, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, चेंज पॉइंट है। एक ही इंस्ट्रूमेंट पे अगर एक ही इंस्ट्रूमेंट पे सॉरी एक ही अगर इंस्ट्रूमेंट पे अगर हम लेते हैं रीडिंग, मतलब अगर प्लस साइड दिया हुआ है मतलब प्लस साइड को हम बैक साइड बोलते हैं। एक ही स्टेशन पे अगर हम बैक साइड ले रहे हैं और एक ही स्टेशन पे माइनस साइड मतलब फोर साइड होता है और बैक साइड को हम लोग प्लस साइड बोलते हैं, तो उसको हम लोग चेंज पॉइंट बोलते हैं। सबसे पहले कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आप सेटअप करते हैं तो सबसे पहले वहां पे बैक साइड लिया जाता है, उसके बाद आप इंटरमीडिएट साइड लेते हैं हर जगह पे, और जब लास्ट में आपको इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करना होता है तो वहां पे फोर साइड लेते हैं, ठीक है, फोर साइड और बैक साइड। तो दोनों यहाँ पे चेंज पॉइंट पे ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में द डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनवार इज, तो इनवार जो होता है ये आपका टेप होता है जो कि स्टील से बना होता है, इनवार टेप। इसमें कि 36% जो होता है निकेल होता है और 64% जो होता है आपका स्टील होता है। और इसमें कोफिशिएंट ऑफ जो थर्मल एक्सपेंशन होता है जो लो होता है, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच शेप लाइंस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ राइज लाइन, प्रेजेंस ऑफ राइज। तो देखिए जो राइज होता है ये आपका जो है ये इस तरह से होता है, राइज, राइज जो होता है ये इस तरह से होता है। वैली जो है वैली जो है आपका वो इस तरह से होगा, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका जो एलिवेशन होता है 100 होता है, यहाँ पे 99 होगा, यहाँ पे 98 होगा, यहाँ पे 97 होगा। ये आपका राइज है, ठीक है, ये आपका राइज है, ठीक है। और ये आपका क्या है, वैली है। यहाँ पे जो एलिवेशन होगा 97 होगा, यहाँ पे क्या होता है 98, यहाँ पे 99 होता है, यहाँ पे 100 होता है। ये आपका वैली लाइन है, ये वैली है, ये आपका क्या है, राइज है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये ऊपर वाला जो होगा 100 होगा, सॉरी जो अंदर की तरफ हम हो जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, भी शेप्ड। जो वैली लाइन है ये क्या है, भी शेप्ड होता है, भी शेप्ड कंटूर्स, वी टाइप कंटूर विद कन्वेक्सिटी टुवर्ड्स हायर ग्राउंड। इसमें जो होता है यू शेप्ड होता है, यू शेप्ड होता है राइज लाइन में, कन्वेक्सिटी टुवर्ड्स लोअर ग्राउंड, ठीक है। तो राइज हो जाएगा, ये होगा आपका वैली। मतलब आप ये याद रखिए कि ये गड्ढा में जा रहा है, 97 कम है एलिवेशन, गड्ढा में जा रहा है तो वैली हो गया। ये इधर से अगर जा रहा है तो ये आपका पहाड़ पे जा रहे हैं, पहाड़ पे जा रहे हैं, इस पे जा रहे हैं, तो उसका एलिवेशन ज़्यादा होगा। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यू शेप्ड आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रीप ऑफ रेल कैन बी चेक्ड बाय यूजिंग। क्रीप हम लोग कैसे चेक करते हैं? एंकर के मदद से चेक करते हैं। क्रीप क्या होता है? आपका लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होता है रेल में विथ रिस्पेक्ट टू द स्लीपर, और तो उसको हम लोग क्रीप बोलते हैं। इसमें भी दो टाइप का थ्योरी आता है, आपका वेव मोशन थ्योरी आता है क्रीप में, और एक होता है आपका फ्रीक्वेशन थ्योरी होता है, ठीक है। और ये भी आप स्लीपर स्लीपर अलग अलग स्लीपर के हिसाब से अलग अलग हो, जैसे वुडन स्लीपर होगा, वुडन अगर स्लीपर होगा तो उसमें हम लोग डॉग स्पाइक यूज करते हैं चेक करने के लिए, डॉग स्पाइक्स यूज करते हैं, स्क्रू स्पाइक्स यूज करते हैं, की यूज करते हैं फॉर कास्ट आयरन बेयरिंग प्लेट्स के लिए, ठीक है। उसी तरह अगर हम कंक्रीट स्लीपर का हम बात करें तो उसमें नो ऑर्डिनरी फास्टिंग, हम लोग ऑर्डिनरी फास्टिंग यूज नहीं करते हैं, नो ऑर्डिनरी फास्टिंग। अगर स्टील स्टील का अगर ट्रफ होता है, कंपास होता है, तो वहाँ पे हम एंकर की यूज करते हैं, एंकर की यूज करते हैं, ठीक है। और लूज लूज जो जॉज यूज करते हैं। आपका CST9 जो स्लीपर होता है, CST9 स्लीपर में प्लेट यूज किया जाता है, टाई बार यूज किया जाता है, कटर्स यूज किया जाता है, की यूज किया जाता है, ठीक है। एंकर की जो है वो 4 हम लोग यूज करते हैं, 4 नंबर एंकर की यूज करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्लॉटेड पोजीशन ऑफ द स्टेशन occupied by the plane table by means of the side taken towards the point of known elevation is called। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिसेक्शन हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्लॉटेड पोजीशन ऑफ द स्टेशन occupied by the plane table by means of the side taken towards the point of known location, लोकेशन नोन है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? रिसेक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर रिसेक्शन हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ h इज द हाइट अबव द datum of the project and h be the flying height above the datum and r be the radial distance of the image from the principal point, then the relief displacement। तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का आपका फॉर्मूला होता है, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का d इक्वल्स टू r इंटू एच डिवाइडेड बाई एच हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट LIDER। तो जो LIDER है ये क्या है? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग इक्विपमेंट है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग इक्विपमेंट। ये क्या है? एक तरह का रिमोट सेंसिंग मेथड है जो कि यूज किया जाता है, दैट यूजेस लाइट इन द फॉर्म ऑफ पल्स लेजर टू मेजर रेंजेस टू द अर्थ, उसमें हम लोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये एक रिमोट सेंसिंग मेथड है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा रिमोट सेंसिंग मेथड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, in the tachometry if inclined side theta is taken on the staff held to the normal to the sine, then the horizontal distance is। तो horizontal distance का फॉर्मूला होता है d इक्वल्स टू k इंटू एस प्लस सी, k इंटू एस प्लस सी कॉस थीटा प्लस r साइन थीटा हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? k एस प्लस सी इंटू कॉस थीटा प्लस r साइन थीटा। वर्टिकल जो डिस्टेंस होता है वो होता है k इंटू एस प्लस सी, डायरेक्टली साइन थीटा हो जाता है। अगर आपका थीटा नहीं दिया तो डी इक्वल्स टू के इंटू एस प्लस सी हो जाता है डायरेक्टली, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द कर्व डिजिग्नेटेड एज 3 डिग्री कर्व एज 30 मीटर आर्क, पाई इक्वल्स टू 3 मीटर दिया हुआ है, सॉरी 3.1 दिया हुआ है, पाई है 22/7 होता है। तो 20 मीटर चेन लेंथ के लिए, 20 मीटर चेन लेंथ के लिए अगर हम बात करें तो जो डिग्री ऑफ कर्व होता है वो होता है 1146 डिवाइडेड बाई आर होता है। वही अगर 30 मीटर चेन के लिए बात करें तो डिग्री ऑफ कर्व होता है वो 1720 डिवाइडेड बाई आर होता है। तो यहाँ पे किसके लिए दिया हुआ है? 30 मीटर के लिए दिया हुआ है। तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1720 डिवाइडेड बाई आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? डी सॉरी आर निकालना ही है, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आर आएगा, यहाँ से जो आर आएगा वो आ जाएगा आपका 573.33 आ जाएगा। तो इसमें दिया हुआ है 573.33, तो 573.2.25 दिया हुआ है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ऐसे 1719 होता है तो उससे आप निकालिएगा एग्जैक्ट तो आ जाएगा 573.25, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी अगर आपको जानकारी मिला होगा तो एक लाइक आप जरूर से जरूर करिए, और जो सिंपल ज्ञान स्टडी चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको भी ज्वाइन किए, उसमें PDF वगैरह हम देते रहते हैं, ठीक है।
और भी इसी तरह का अगर आपके लिए अच्छा कंटेंट देते रहेंगे, बस आप क्या करिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, ठीक है। इसको शेयर जब तक नहीं करिएगा तब तक एफर्ट लगाने में मज़ा नहीं आता है, ठीक है। तो आप जरूर से जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।